Hello everyone, so this is Takshita from Lifeline Success. So we are going to start from class 8, chapter number 6 from the part 2 of this chapter. So in part 1 we have completed till I think so, till here. So we are going to start from the DK Basu guidelines. Okay, so let's start it. So first is the Supreme Court of India has laid down specific requirements and procedures that the police and other agencies have to follow for the arrest, detention and interrogation of an person. इन सुप्रीम इंडिया के जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट कुछ प्रोसीजर्स वगैरह रखे हैं ताकि पुलिस अगर किसी को भी अरेस्ट कर रही है तो उसके वक्त मतलब जब उससे पूछताछ करे तो क्या क्या गाइडलाइंस उसमें उनको ध्यान में रखनी है. दीज आर नोन एज डी के बासु गाइडलाइंस एंड सम ऑफ दीज इंक्लूड. तो इन गाइडलाइंस को क्या बोलते हैं? डी के बासु गाइडलाइंस. ओके. So first is that the police officially who carry out the arrest or interrogation should wear clear, accurate and visible identification name tags with the designation. Means अगर कोई भी पुलिस ऑफिशियल अरेस्ट करा है तो उससे पूरी यूनिफॉर्म के साथ अच्छी एक्यूरेट स्टार मार्क्स जो भी टैग्स वगैरह रहते हैं डिजाइग्नेशन मीन्स पूरी पुलिस की यूनिफॉर्म में रहना पड़ेगा. Then a memo of arrest should be prepared at the time of arrest and should include the time and date of the arrest. It should also be attested at least one witness who could include a family member of the persons arrested. तो मतलब एक अरेस्ट का मेमो मीन्स जिसमें फाइल हम लोग दर्ज कराते कंप्लेंट दर्ज करवाते तो वो भी बनाना चाहिए और अरेस्ट करते वक्त ठीक है टाइम और डेट भी मीन्स लिखनी चाहिए. एंड यहाँ पे बताया गया है कि एटलीस्ट कम से कम हमें एक गवाह तो चाहिए मीन्स एक कोई तो भी इसकी फैमिली मेम्बर को हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा. Then the arrest memo should be countersigned by the person arrest. Means जो मेमो रहेगा जिस पे हम लोग जिस पर्सन को अरेस्ट करते तो किसी भी उसके एक फैमिली मेम्बर का साइन रहेगा उसके ऊपर. The person arrested, detained or being interrogated has a right to inform relative, friend or well-wisher. Means जो भी पर्सन अरेस्ट हुआ है तो जो मीन्स जो भी उससे पूछताछ हो रही है तो वो अपने रिलेटिव फ्रेंड वगैरह और जो भी इसका वेल विशर होगा तो उसे बता सकता है. Then when a friend or relative leaves outside the district, the time, place and arrest and venue of custody must be notified by police within 8 to 12 hours after arrest. अगर कोई भी फ्रेंड या रिलेटिव जो डिस्ट्रिक्ट के बाहर रह रहा है तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो उसे 8 से 12 घंटे में उसे इन्फॉर्म कर दें. Then these 4 are the DK Basu guidelines, and if we move next is this is the questions means simple questions which is of no use. And now this is the main part, that is the first information report means that is FIR. तो आपने बहुत बार इसका नाम सुना होगा कि मैंने FIR दर्ज कराई है. मूवीज़ वगैरह में भी FIR में जो कंप्लेंट जो हम रजिस्टर करवाते हैं जिसका फॉर्म है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट. फर्स्ट मीन्स सबसे पहले हम FIR दर्ज कराती है. इन्फॉर्मेशन मीन्स जो FIR दर्ज करवाते हैं उसमें क्या रहती है इन्फॉर्मेशन रहती है और वो एक रिपोर्ट जैसी होती है. सो लेट्स स्टार्ट. दैट इज इट इज विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR दैट द पुलिस कैन बिगिन देयर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू अ क्राइम. तो FIR करने के बाद FIR दर्ज करवाने के बाद ही पुलिस क्या करती है कुछ इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है. द लॉ स्टेट्स दैट इट इज कंपल्सरी फॉर एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन टू रजिस्टर एन FIR व्हेनेवर अ पर्सन गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट अ कॉग्नाइजेबल ऑफेंस. अगर कोई भी पर्सन किसी भी कोगनाइजेबल ऑफेंस मतलब किसी भी झगड़ा या क्राइम के बारे में कुछ बता रहे हैं तो ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि उन्हें वो उसी टाइम FIR रजिस्टर करनी है. देन दिस इन्फॉर्मिंग कैन बी गिवन टू द पुलिस आइदर ऑरली और इन राइटिंग. तो ये आप इन्फॉर्मेशन ओरली भी दे सकते हो या फिर लिख के भी दे सकते हो. द FIR यूजुअली मेंशंस द डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ द ऑफेंस डिटेल्स द बेसिक फैक्ट्स ऑफ द ऑफेंस इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट. तो बेसिकली FIR में क्या होता है डेट होती है ठीक है. देन टाइम भी लिखा जाता है. देन कौन सी प्लेस है मीन्स कहाँ पे ये झगड़ा हुआ है कहाँ पे क्राइम हुआ है. देन और डिटेल्स उसके बारे में मतलब थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बताया जाता है कि किसके बारे में यहाँ पे क्या क्राइम किया गया है. ओके. देन आफ्टर दैट इफ नोन द आइडेंटिटी ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन एंड विटनेस इज ऑल्सो मेंशन. अगर कोई भी पर्सन को पता है कि क्या है उसकी आइडेंटिटी तो वो मतलब एक गवाह के तौर पे वो भी मेंशन की जाती है. मतलब ये नेसेसरी नहीं है वैसे बट द FIR ऑल्सो स्टेट्स द नेम एंड द एड्रेस ऑफ द कंप्लेंट. तो FIR में नेम भी होता है जिसकी कंप्लेंट की गई है ठीक है और उसका एड्रेस भी होता है.
there is a prescribed form in which the police register an FIR and it is signed by the complainant. ठीक है, और जिसकी कंप्लेंट की गई है तो उसको साइन करना पड़ता है ये FIR, and the complainant also has a legal right to get a free copy of the FIR from the police. और complainant का ये लीगल राइट है कि उसे सेम टू सेम इसकी कॉपी दी जाए. ठीक है, so this is about FIR, means first information report. And if we move to next is that what is the role of public prosecutor, means public prosecutor का क्या रोल है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर दैट सो टेल मी मिसेस शिंदे हाउ डिड द गोल्ड चेन गो मिसिंग. अभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर पूछ रहे कि आप बताइए मिसेस शिंदे कि वो गोल्ड चेन मतलब मिसिंग क्यों है. फिर उन्होंने इतना सारा डिस्क्रिप्शन दिया था. ओके, आई एम अगेन रीडिंग इट दैट आई हैड केप्ट माय चेन इन द ड्रॉर. मैंने चेन अपने ड्रॉर में रखी थी एंड शांति स्टोल इट. पर शांति ने चुरा ली. नो अदर आउटसाइड एक्सेप्ट शांति गोज इनटू माय रूम. शांति के अलावा कोई और बाहर का कोई आता जाता नहीं है मेरे रूम में. Then Mr. Shinde searched her trunk in front of me and we were shocked to find 10,000 rupees in an envelope. Means जो मैंने मतलब जो मिस्टर शिंदे है तो उन्होंने शांति की ट्रंक चेक की थी. उसमें क्या पता उनको गोल्ड चेन मिल जाए, बट उनको ऐसा नहीं मिला. उनको 10,000 रुपीज़ मिले जो एनवेलप में थे. ठीक है, एंड हम मतलब शॉक हो गए सब देख के. शांति गॉट दिस मनी फ्रॉम सेलिंग माय गोल्ड चेन. शी इज अ थीफ. शांति को ये मनी कहाँ से मिले? उसकी गोल्ड चेन को बेच के. इसलिए वो क्या है? एक चोर है. ठीक है, then let's see what else is there on this. Then a criminal offense is regarded as a public wrong. criminal अगर किसी ने भी क्रिमिनल किया है तो वो क्या है? publicly wrong उसको साबित किया जाता है. what is mean by this? This is that it is considered to have been committed not only against the victims but against the society as a whole. अगर किसी ने भी क्राइम किया है, ठीक है, तो सिर्फ मतलब जिसके साथ क्राइम किया सिर्फ उसी को बुरा नहीं लगेगा, पूरी सोसाइटी के लिए खराब हो जाएगा. ठीक है, then do you remember the case of the dowry death सुधा that we read in previous chapter? इसके पहले चैप्टर में अगर आपने नहीं देखी होगी मेरी वीडियो तो आप देख सकते हो. उसमें मैंने आपको बताया था सुधा का क्या क्या दहेज के केस में उसको मारा गया था. then the case against the accused Lakshman and his family was presented by the state. तो लक्ष्मण और उसकी फैमिली ने, ठीक है, तो स्टेट में प्रेजेंट किया था. then that is why the case was called. इसलिए उस केस को स्टेट वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स ये नाम दिया गया. then similarly the above case called the state versus Shanti Hemmerman and not Mr. Shinde versus Shanti Hemmerman. इसलिए जो ऊपर का केस है, ठीक है, जो हम लोगों ने केस पढ़ा शांति का, उसमें शांति वर्सेस शांति हेम्ब्राम कहा गया है. ठीक है, ये केस का नाम दिया गया, ना कि मिसेस शिंदे वर्सेस शांति, ऐसा नाम नहीं दिया गया है. Then after that in a court it is a public prosecutor who represent the interest of the state. means कोर्ट में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो क्या करता है? अपना नहीं, स्टेट की तरफ से होता है. ठीक है, वो स्टेट की तरफ से होता है. then the role of the prosecutor begins when the police has conducted the investigation and filed the charge sheet in the court. अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल कब स्टार्ट होता है? एक बार जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर ली और चार्ज शीट कोर्ट में दे दी तो वहीं से पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम शुरू हो जाता है. ठीक है, then she has no role to play in the investigation. उनका पूछताछ में, इन्वेस्टिगेशन में कोई भी उनका रोल नहीं रहता है. द प्रोसिक्यूटर मस्ट कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट. प्रोसिक्यूटर किसके ऊपर प्रोसिक्यूशन करता है? मतलब किसके बिहाफ पे करता है? स्टेट के बिहाफ पे पूछताछ करता है. एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट it is his or her duty to act impartially and present the full material facts, witness and evidence before the court to enable the court to decide the case. तो इससे पहले कि कोर्ट कुछ भी डिसीजन ले तो ये प्रोसिक्यूटर मीन्स जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसकी ड्यूटी है कि वो इम्पार्शियली एक्ट करे. मीन्स किसी के भी फेवर में, किसी की भी साइड में ना रहे और पूरा का पूरा जो भी उसके पास एविडेंसेस हैं, जो भी गवाह हैं, जो भी सबूत है, वो सब कुछ मतलब पूरा मटेरियल जो है वो रिप्रेजेंट करे. ठीक है, तो ये सब रोल किसका होता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर का. उसके बाद है व्हाट इज द रोल ऑफ अ जज. अब यहाँ बताएगा कि जज का रोल क्या होता है. ठीक है, जज क्या रोल प्ले करते हैं? द जज इज लाइक एन एम्पायर इन अ गेम एंड कंडक्ट्स अ ट्रायल इम्पार्शियली एंड एन ओपन कोर्ट. तो जज क्या है कि जैसे गेम में एम्पायर नहीं होता जो मतलब सब कुछ जो बोलते हैं हम, मतलब जो सब कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह देता है, या फिर कोई आउट हुआ सो दिस इज आउट एंड ये वाइड बॉल है. ठीक है, जो इंट्रोडक्शन मतलब बताता है सब कुछ, तो एम्पायर बोलते हैं उसे. देन ऐसे ही जज क्या है इस गेम में? एम्पायर है. तो वो क्या इम्पार्शियली एक्ट करते हैं मतलब कोर्ट में. ठीक है, किसी के फेवर में नहीं रहते.
judge hears all the witness and any other evidence presented by the prosecution and the defense. तो जज क्या सबकी बात सुनते हैं कि किसने क्या गवाह प्रेजेंट किया, किसने क्या सबूत दिया, ठीक है, कौन किसको डिफेंड कर रहा है, सब कुछ सुनते हैं वो. Then the judge decides whether the accused person is guilty or innocent on the basis of evidence presented in accordance with the law. तो कानून के हिसाब से देखते हैं कि कौन पर्सन गिल्टी है, मतलब कौन इनोसेंट है और किसने कोई क्राइम किया है, सबूत के तौर पे, ठीक है. Then if the accused is convicted, ठीक है, then the judge pronounces sentence. ठीक है. अभी इधर क्या होता है, अगर जो भी एक्यूज्ड पर्सन है उसको कन्विक्टेड माना गया, ठीक है, अगर जैसे उसने अगर वो पकड़ा गया कि उसी ने ये क्राइम किया है तो उसको सेंटेंस मतलब डेथ हो जाती है. नहीं तो वैसे डेथ तो बहुत कम केसेस में होती है. ही में सेंड टू द पर्सन टू जेल और इम्पोज अ फाइन और बोथ. उसको जेल में भेज दिया जाता है या फिर फाइन लगा दिया जाता है या फिर दोनों हो जाते हैं. जेल में भेज दिया और मतलब फाइन भी लगा देना. एंड डिपेंडिंग ऑन व्हाट द लॉ प्रिस्क्राइब्स, अभी उसने लॉ मतलब कैसा क्राइम किया वो उसकी बेसिस पे निर्भर करता है ना. देन व्हाट इज अ फेयर ट्रायल. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज अ फेयर ट्रायल. फेयर ट्रायल क्या होता है. सो लेट अस फॉर अ मोमेंट इमेजिन व्हाट माइट हैव हैपेंड इफ द जज डिसाइडेड टू ट्राई शांति's केस वेरी डिफरेंटली. ठीक है, हम ट्राई करते हैं कि लेट अस फॉर एक मोमेंट के लिए हम मान के चलते हैं, इमेजिन करते हैं अगर जज डिसाइडेड टू ट्राई शांति's केस वेरी डिफरेंटली. अगर जज ने शांति का केस बहुत ज़्यादा अलग तरीके से लिया होता, देन व्हाट इफ द कोर्ट डिड नॉट गिव अ कॉपी ऑफ द चार्जशीट. अगर कोर्ट ने चार्जशीट की कॉपी नहीं दी होती एंड स्टेटमेंट ऑफ विटनेस टू शांति, और ना कोई जो गवाह पेश किए वो शांति को नहीं दिए होते हैं, सो क्या होता. What if he held the trial in a secret location where neither Shanti nor Sushil were present. अगर जज ने मतलब एक सीक्रेट जगह पे ये सब ट्रायल हुआ होता जहाँ पे ना शांति और ना सुशील दोनों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं होता, तो क्या होता. हाँ, what if he did not give Shanti lawyers advocate Roy enough time to question the witness to the prosecution such as Mrs. Shinde and instead had already decided that Shanti was guilty. अगर शांति की जो लॉयर थी एडवोकेट रॉय, ठीक है, अगर उसने ज़्यादा टाइम नहीं लिया हो तो क्वेश्चन करने में, मिसेस शंडे से वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते तो मतलब वो तो शांति को सीधा ही मतलब गिल्टी ठहराते थे कि उसने क्राइम किया. इफ़ दिस हैड हैपेंड देन इट वुड बी अ केस ऑफ एन अनफेयर ट्रायल. अगर ऐसा होता तब ये अनफेयर ट्रायल कहा जाता. दिस इज बिकॉज ऑफ फॉर अ ट्रायल टू बी फेयर. ये इसलिए होता है ताकि जो ट्रायल है वो फेयर रहे, वो न्याय मीन्स विद द जस्टिस हो. ठीक है, सेवरल डिफरेंट प्रोसीजर्स हैव टू बी ऑब्जर्व्ड. इसके लिए बहुत सारे अलग अलग प्रोसीजर लोग ऑब्जर्व करने पड़ते हैं. Article 21 of the Constitution that guarantee the right to life states that a person's life or liberty can be taken away only by following a reasonable and just legal procedure. तो यहाँ पे बताया आर्टिकल 21 के तहत क्या बताता है हमें कि राइट टू लाइफ में पर्सन की लाइफ वो कैसे जी रहा है, ठीक है, कैसे लीगल प्रोसेस फॉलो कर रहा है, प्रोसीजर फॉलो कर रहा है, तो वो सब कुछ उसमें इंक्लूड होता है. Then a fair trial ensures that Article 21 of the Constitution is upheld. ठीक है, तो फेयर ट्रायल में क्या बताया जाता है कि आर्टिकल 21 क्या है, ये हुआ है, मतलब ये इंश्योर किया जाता है. Let us now return to Shanti's case as described in the storyboard and identify the essential elements of fair trial. अभी जैसा मतलब अभी शांति के केस पे आते हैं कि स्टोरी बोर्ड में जैसे आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं और क्या केस में इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं फेयर ट्रायल के. तो यहाँ पे बताया गया है कि उस स्टोरी का पार्ट लिया गया दैट शांति सिंह दैट हियर आर माय केस पेपर्स आई हैव बीन फॉल्सली अक्यूज्ड ऑफ ट्रेलिंग माय एम्प्लॉयड्स कोल्ड चेन. कि ये रहे मेरे केस के पेपर्स और मुझे यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लाया गया है. मैंने ये अपराध नहीं किया, मैंने कोई क्राइम, मैंने कोई चोरी गोल्ड चेन भी नहीं चुराई. देन ही इज सुशील शांति's brother. Now he is saying that they found rupees 10,000 Shanti's trunk and that this was money she got from stealing the chain. उन्होंने शांति की ट्रंक चेक की और उसमें से उन्हें 10,000 रुपीज़ मिले. तो वो बता रहे हैं कि जो मनी है कहाँ से मिले उनको, वो चेन को बेच के उनको पैसे मिले. But that is money that we have been saving up together. But वो पैसे तो हम लोगों ने हमारी ये मेहनत की कहीं हम लोगों ने ये पिछले एक साल से हम लोग ये पैसे जमा कर रहे थे. क्यों? क्योंकि जब गाँव जाएंगे तो उन्हें एक बुल खरीदनी है. ठीक है, सो लेट्स सी सम एसेंशियल एलिमेंट्स. सो दैट इज फर्स्ट पहला एसेंशियल एलिमेंट क्या है, शांति वॉज गिवन अ कॉपी ऑफ द चार्जशीट एंड ऑल अदर एविडेंस दैट द प्रोसिक्यूशन प्रेजेंटेड अगेंस्ट हर. तो शांति को एक कॉपी दी गई थी चार्जशीट की और सब कुछ एविडेंस
एविडेंस उसमें सब कुछ लिखा हुआ था. एंड शांति वॉज चार्ज विद द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट दैट वॉज डिफाइंड एज अ क्राइम इन द लॉ. तो उसको 20,000 रुपए ऐसे ऑफेंस मीन्स उसके ऊपर फाइन लगा हुआ था क्योंकि उसने चोरी की थी, तो उसके पैसे उसको 20,000 रुपीज मांगे गए थे उससे. द लॉ ट्रायल वॉज हेल्ड इन द ओपन कोर्ट. अभी ओपन कोर्ट में हुआ था, मतलब पब्लिक व्यू जहाँ पे सब लोग देख सकते, सब लोग क्या प्रेजेंट रहेंगे जो जो इस केस से उनका रिलेशन है या रिलेटेड है. हर ब्रदर सुशील कुड अटेंड द कोर्ट हियरिंग्स. उसका जो भाई सुशील वो भी कोर्ट की जो हियरिंग अटेंड कर सकता था. द ट्रायल वॉज हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड. ट्रायल कब होता है? जब जिस पर्सन ने क्राइम किया वो वहां हो. ठीक है. शांति वॉज डिफेंडेड बाय लॉयर. शांति मतलब कोई भी लॉयर क्या है, शांति को डिफेंड कर रहा था. ठीक है. एडवोकेट कमला रॉय. देन शांति's lawyer advocate Roy was given an opportunity to cross examine all the prosecution witness. तो एडवोकेट कमला रॉय को मतलब ये अपॉर्चुनिटी दी गई थी, जिम्मेदारी दी गई थी कि वो मतलब शांति की डिफेंड लॉयर बने ताकि वो मतलब क्वेश्चंस वगैरह पूछे और उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करे. एडवोकेट रॉय वॉज given an opportunity to present witnesses शांति's defense. उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि वो और गवाह वगैरह प्रेजेंट करे शांति के डिफेंस में. ठीक है. देन ऑल्दो द पुलिस फाइल्ड अ केस ऑफ द थेफ्ट दैट अगेंस्ट शांति द जज अज्यूम्ड हर टू बी इनोसेंट. तो जब ये केस फाइल किया तब जो शांति थी मतलब जब शांति के ऊपर चोरी का केस फाइल किया तब जज अज्यूम्ड हर टू बी इनोसेंट. तो जज को फिर लगा कि शी इज इनोसेंट, वो गुनहगार नहीं है. इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन to prove beyond reasonable doubt that Shanti was guilty. तो ये किसकी जिम्मेदारी है? प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है कि जो मतलब जिसने क्राइम नहीं किया तो उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए. इन दिस केस द प्रोसिक्यूशन फेल्ड टू डू सो. इस केस में प्रोसिक्यूशन क्या है? फेल हो गया क्योंकि शांति को तो जेल हो गई थी, है ना, फिर उसको बेल मिली, वो बात की बात है. Then it is significant that the judge decided the matter only on the basis of evidence before the court. Means ये important है कि जज ने क्या किया है मतलब सबूत के हिसाब से सबूत के बेसिस पे क्या उन्होंने डिसीजन दिया. Then the judge did not jump to the conclusion that Shanti was a thief just because she was poor maid servant. तो मतलब जज ऐसे नहीं थे कि सीधा कंक्लूजन पे पहुंच गए, सीधा उसके सार पे पहुंच गए उस पूरी स्टोरी के एंडिंग पे कि शांति ने चोरी की, अब उसे गिरफ्तार कर लो क्योंकि वो एक पुअर मेड सर्वेंट है, क्योंकि घर पे जाके काम करती है, किसी उसने चोरी की होगी, उसे गिरफ्तार कर लो. ऐसा नहीं है. Instead the judge remained impartial and since the evidence showed that some young men and not Shanti was a thief, he set Shanti free. तो instead means जज ने यहाँ पे impartial होने की जगह उन्होंने सबूत वगैरह को मद्देनजर में रखते हुए उन्होंने शांति को उन्होंने देखा कि शांति चोर नहीं है तो उन्होंने शांति को छोड़ दिया, फ्री कर दिया. In Shanti's case justice was finally done to her because she was given a fair trial. तो शांति के केस में जस्टिस कब मिला? कब उसको जस्टिस मिला? जब फेयर ट्रायल किया गया. ठीक है, जब फेयर ट्रायल किया गया. तो and after that the constitution and the law both state that all of the person that we have discussed in this chapter should carry out their roles in proper manner. तो इस constitution में और law से हमें पता चलता है कि दोनों person, ठीक है, दोनों person जो हम लोगों ने इस chapter में डिस्कस किए उनका कोई ना कोई रोल है सब में. ठीक है, वो कोई ना कोई रोल प्ले करते हैं. When this means is that they all need to work to ensure that every citizen irrespective of their class, caste, gender, religion and ideological backgrounds gets a fair trial when accused. अगर किसको भी पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर चाहे वो कोई भी क्लास का, कोई भी कास्ट, कोई भी जेंडर, रिलीजियस, किसी से भी बैकग्राउंड का सिटीजन हो तो उसके लिए फेयर ट्रायल होता ही होता है. ठीक है. एंड द रूल ऑफ लॉ विच सेज दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ वुड नॉट मेक सच सेंस इफ एवरी सिटीजन वर नॉट गारंटीड अ फेयर ट्रायल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. मीन्स रूल ऑफ लॉ क्या बोलता है कि सब लोग लॉ के पहले इक्वल है, कानून की आंखों में सब लोग इक्वल हैं. कोई भी सिटीजन को ऐसा नहीं कि कोई भी सिटीजन को फेयर ट्रायल नहीं दिया जाएगा. कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सबको फेयर ट्रायल दिया जाता है. ठीक है. So here our chapter ends. So this is the part 2 also which we have completed. So
so civics, half of the chapters we have completed. So thank you so much for watching this video. So in this chapter we have seen more about that what is the understanding criminal justice system, and next chapter we are going to start. I wish as soon as we will meet with each other in the next chapter. So thank you so much for watching this video, and please don't forget to like, share and subscribe and press the bell icon. So we'll meet in the next chapter. So this is a part 2 which we have completed. So thank you so much for watching this video. Bye guys.